वो भी बेटे, आपके गांव में नहीं, भारत के हर गांव में और हर शहर में जी भ्रष्टाचार है। जी। क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी जो है वो आपके राजनेता है, हम्म जो करोड़ों रुपए अपने चुनाव में खर्च करते हैं। हम्म। वो पार्टी का टिकट लेने के लिए भी पैसा खर्च करते हैं, जी। और जिस दिन जीतते हैं उस दिन के दूसरे दिन से वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। हम्म और हमें ये बात भी समझना पड़ेगी कि वो पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचारी बना देते हैं। कहते हैं जी। सैया भय कोतवाल, तो हम्म। डर किस बात का। तो जी। पूरी व्यवस्था में देखिए, पहले कभी सीएम का वो होता था दौरा, हम्म तो हम्म। रातों रात जो है ना पीडब्ल्यूडी लग के रोड को ठीक करती थी। जी। आज वो डर ही खत्म हो गया। हाँ, ये बात तो सही है सर। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार की इस गंगा में सभी लोग सम्मिलित हो गए हैं। जी। अब तो तरीका केवल एक ही है। अच्छा, और इस व्यवस्था को आप किसी आंदोलन से, जुलूस से, धरने से, मेरा ऐसा मानना है कि हम नहीं बदल सकते हैं। हम्म। क्योंकि इसकी जड़ कहीं ना कहीं उस समय जाती है जब हम स्वतंत्र हुए। जी सर। तो जब आप स्वतंत्र हुए तो हम्म आपके पूजनीय जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने क्या हम्म। आपके ऊपर, अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए और अपमानित करने के लिए नियम कानून बनाए थे, क्या हम्म। वो आपके ऊपर बिना कॉमा और फुल स्टॉप बदले थोप दिए गए कि नहीं थोप दिए गए? सर सही बात है ये तो। तो जब आपके ऊपर वो नियम कानून थोपे गए हैं तो कानून की दृष्टि से आप गुलाम हुए कि नहीं हुए? नहीं सर, वो हाँ सही है। अच्छा, आप दूसरी बात बताइए कि हाँ। उन्होंने इन नियम कानूनों को भारतीय गुलामों पर इम्पोज करने के लिए, उनको उनको प्रशासित करने के लिए जो व्यवस्था लॉर्डशिप की बादशाही व्यवस्था बनाई थी, हम्म। आप मुझे बताइए वो व्यवस्था एज इट इज आप पर थोपी गई कि नहीं थोपी गई? सर थोपी गई है ये तो। थोपी गई। फिर आप तीसरी बात बताइए कि जो ये राजसत्ता बन रही है, इस हम्म। राजसत्ता की जो व्यवस्था है वो क्या जनतांत्रिक है? इसमें टिकट जो है अच्छे लोगों को नहीं दिए जाते हैं। नहीं सर, ये तो और सही है कुछ। आपकी सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जो आपकी टिकट से जीतता है वो आपको रिप्रेजेंट करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानता हूँ सर। हमारे यहाँ के विधायक है रामेश्वर शर्मा, वो आज तक क्या गांव में आए ही नहीं यहाँ पे। मैं वो भी इसलिए हर आपको क्षेत्र बताऊं, से रामेश्वर लगभग। शर्मा जी जो है हाँ। सभी विधायकों में बेहतर विधायक हैं। जी। क्योंकि मैं बहुत सारे गांवों में जाता हूं और देखता हूं, हम्म। उन्होंने उन गांवों में जाकर काफी काम करने की कोशिश की है। राइट? तो सभी जगह तो काम नहीं होता है, जी। लेकिन जब आप रामेश्वर शर्मा जी से संतुष्ट नहीं हैं हम्म। तो बाकी विधायक तो और भी कचड़ा है। जी सही है। मतलब मैं जो है, यदि मैं आकलन करने के लिए कहूंगा तो मैं देखता हूं कि रामेश्वर शर्मा जी काफी मेहनत करते हैं, जाते हैं, विभागों के पीछे पड़ते हैं, काम भी कराते हैं। नहीं सर, तो काम तो खैर कराते हैं, मगर वो क्या, अभी उनने बीच में जो भाषण दिया था वो बहुत गलत दिया था। क्या भाषण शर्मा दिया जी था? ने। मुझे उन जानकारी में नहीं है। सर उनने ये दिया था, मेरे पास उसकी वीडियो क्लिपिंग में मैं भेजूंगा आपको, आपको सुनना। हाँ हाँ। उनने उनने चुनाव के दौर पे ये कहा था कि मैं मीना समाज को तो दारू के पौवों से खरीद लेता हूँ मैं, उनकी वोट कहीं नहीं जाएगी। तो इसलिए हमारे इधर के 40-50 गांव हैं, तो उनसे खफा है पता। नहीं, लेकिन उन्होंने, वो भले इंसान है, उन्होंने ये बात शब्दों में कह दी, जी बाकी नेता अपने मन में रखे हुए हैं। क्या जी। वो भारतीय वोट देने वाले गुलामों के टिकट जो है को के वोट जो है दारू बांट के, फ्री भी बांट के, साड़ी बांट के नहीं खरीदते हैं क्या? सर ये खरीदते थे, मगर ये सब तो मैंने तो जब से वोट डाला ना किसी का आज तक वो लिया, मगर हाँ जहाँ मेरे को ठीक लगा मैंने वहाँ पे दिया। हाँ, हालांकि मैंने वोट देखिए दिया रामेश्वर शर्मा को, देखिए मानता हूँ उनको अच्छा। देखिए विनोद जी, आपको जी सर। एक बात समझना पड़ेगी जी। कि जब सभी दुष्टों को टिकट दे दिया जाएगा तो हाँ, आपके पास चॉइस क्या है? ये बात भी सही है उन सर। दुष्टों में से एक दुष्ट को चुनना। अच्छा, हम्म दूसरी बात आपको ये बात भी समझना पड़ेगी हम्म। कि ये राजनीतिक पार्टियां ये प्रजातांत्रिक नहीं है। हम्म। इनके अंदर प्रजातंत्र नहीं है। राइट? जी। ये प्रजातंत्र को जो है बढ़ावा नहीं देती हैं। हम्म। ये
बेहदम तरीके से लोगों को टिकट बांटती है। विनोद, ये बताइए मुझे, जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? मिलता है सर। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये अपने बड़े नेताओं आकाओं के बच्चों को, जिनके दूध के भी दांत ठीक ढंग से नहीं टूटे हैं, जी उनको टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं सर, ये तो सही देते हैं। बात है। और यदि वो जीत जाते हैं तो उन्हें मंत्री भी बनाते हैं, और कई मामलों में तो उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर भी बना देते हैं। और जिस दिन उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं उसी दिन से वो मुख्यमंत्री बनने का भी सपना देखने लगते हैं। जी सही है कि नहीं है? सही है बात सर। अच्छा, क्या ये सही नहीं है कि ये लोग जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटते हैं? सर बात ये तो सही बात है। आपने सर जो बात कही ना, मैंने लाइफ में पहली बार मैंने आपका काफ़ी यूट्यूब चैनल देखा, काफ़ी दिन से सोच रहा था आपसे बात करूंगा। मगर आप जो बात बोलते हो ना सर, सही बात है। मैं क्योंकि आपसे मुझे खुशी है कि आपसे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है सर कुछ। नहीं, आप ये मुझे बताइए जी कि जाति और धर्म के आधार पर भी टिकट देने में मुझे कोई कष्ट नहीं है। मुझे कष्ट है कि आप चुन के अयोग्य लोगों को टिकट बांटते हैं जिनकी जीतने की संभावना हो। जी अब विनोद, आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि भाई अयोग्य लोगों को टिकट क्यों बांटते हैं? पूछिए आप क्वेश्चन, है तो मैं जवाब दूंगा। सर आप ही बताइए मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 लोगों को अभी बीच में थे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया उन लोगों का। तो अभी जिनको अभी मंडी चुनाव में जिताया था, ये अपने क्या बोलते हैं, वो कांग्रेस की पार्टी से थे। तो जब उनकी बात आई तो उनने पैसे ले लिए सामने वाली पार्टी से, तो वो बैठ गए वो। अब लोग बाग उनको गाली दे रहे हैं, तुमको हमने गलत जिता दिया, वोट हमारा खराब हो गया है जिला पंचायत के चुनाव में। तुम बिक गए, तुमने उधर से पैसे ले लिए 40-50 लाख रुपए जो भी है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। हम्म, तो ये जाति और धर्म के आधार पर जिनको टिकट बांटते हैं उसमें भी ये खोज के अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, हम्म, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि जिनकी टिकट देने में अनुशंसाएं लग रही हैं, यदि वो उनसे योग्य हो जाएंगे हम्म, तो फिर वो उनके लिए आगे बन के चुनौती बन जाएंगे ना। जी सर। वो ये संकट अपने सिर पे क्यों ला दें? हम्म, तो जो लोग हैं, यदि वो उनके लिए चुनौती ना बने तो ज्यादा अच्छी बात है ना। जी सर। क्या सोचते हैं आप? हम्म, अच्छा, आप ये बताइए, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, हाँ आप हर जगह भी पढ़ रहे होंगे, आज अभी आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं कि अधिकांश कांग्रेस वाले जो है वो भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। अधिकतर ज्यादातर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं लोग। हाँ, तो ये इसका कौन रीजन लोग? क्या है सर? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये कौन लोग हैं हम्म, जिन्हें लग रहा है कि अब जहां पर भी वो हैं हाँ उन्हें वहां पर सत्ता सुख नहीं मिलने वाला है। जी। तो ये ददबदलू लोग जहां सत्ता सुख मिलने की संभावना है हम्म, वहां अपना दल बदल के पहुंच जाते हैं, राइट? जी और जैसे ज्योतिराज सिंधिया ने जी ने किया अभी। हाँ, बहुत सारे लोगों ने किया, हाँ, और आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने भी किया। ये दल बदल के जब पहुंचते हैं तो इसमें फायदे ही फायदे हैं। देखिए क्या जी फायदा है कि जो जिस पार्टी में जाते हैं वो उन्हें मंच पे बिठाती है, राइट? जी सर। उन्हें साल पहनाती है, उन्हें मालाएं पहनाती है, और नारियल भी देती है, टिकट भी देती है, और मंत्री पद भी देती है। हम्म, तो फायदे ही फायदे हैं कि नहीं है? फायदे तो है सर। तो इसलिए अपने फायदे के लिए ये दल बदलू लोग जो है को ये राजनीतिक पार्टियां अपने शुद्ध लाभ के लिए बिना किसी नीतिगत कारण के अपने दल में सम्मिलित करती हैं, और उन्हें टिकट भी देती हैं, मंत्री भी बनाती हैं। और यदि सरकार बनने और बिगड़ने का प्रश्न पैदा हो रहा है तो करोड़ों रुपए घूस में भी देती हैं। जी ये बात सत्य है कि नहीं है? सत्य है सर ये बात तो। अच्छा, सेशन के पहले जो है अपराधियों का उपयोग बाहर से करते थे, मतलब अपराधी लोग राजनीतिक पार्टियों की मदद करते थे। अब इन सभी राजनीतिक पार्टियों को ये महसूस हो गया कि अपराधी तो बड़े काम की चीज हैं। यही कारण है कि आपके जो पार्लियामेंट, जो अभी सेशन, मतलब जो अभी वर्तमान पार्लियामेंट है 2019 से 2024 वाला, बेटे विनोद, आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एडमिशन के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड के हैं।
अच्छा। जो उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ता है ना इलेक्शन कमीशन में, जी सर। उस एफिडेविट के हिसाब से वो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। जी। और आपको इससे भी ज्यादा ताज्जुब होगा कि 29%, मतलब 30% से जस्ट 1% कम, 30% के लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। जघन्य जघन्य, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, रेप। तो इन राजनेताओं को और इन राजनीतिक दलों को बिल्कुल लज्जा नहीं आती है कि यह अपराधियों को टिकट बांटते हैं। तो ये 5 तरीके के लोगों को टिकट बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? बांटते सर ये। बांटते हैं। और फिर जीतते कैसे हैं? सब लोगों ने अपनी आईटी सेल जो है ना खोल के रखी है। बहुत सारे आईटी सेल वाले आपसे भी टकराए होंगे। टकराए कि नहीं टकराए? जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेल खोली हुई है। ये जो सेल हैं, इनका काम यही है कि अपने फालतू की योजनाएं उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके महिमा मंडित करो और फायदा पहुंचाओ। दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके उनको नुकसान पहुंचाओ। और जो सोशल हैंडलर हैं, सोशल मीडिया के हैंडलर्स हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के आधार पर अपनी विश्वसनीयता बना ली है, अपनी व्यूअरशिप बना ली है, उन्हें उनसे बात करो, उन्हें कांटेक्ट में लाओ, उन्हें लाभ दो, उन्हें अपने पे रोल पे लाओ। इसलिए आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया में भी कोई किसी न किसी की बीन बजाते हुए नजर आता है। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। यदि आप उस अवेयरनेस को थोड़ा सा गहराई से सोचें तो अवेयरनेस के नाम पर वो भय पैदा करा रहे हैं। जैसे साइबर क्राइम के बारे में समाधान बिना दिए अवेयरनेस से क्या होता है, थोड़ा बहुत फायदा तो मिल जाता है कि आप सावधानी बरत सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा नुकसान होता है कि वो भय पैदा करते हैं, जिससे एंटीवायरस से लेकर ढेर सारी चीजों में जो है ना वो लाभ कमाते हैं। ठीक है ना? तो उसी तरीके से आप ये देखिए, बहुत सारे सोशल हैंडलर हैं, सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो दिन रात अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। और उस अवेयरनेस के नाम पर आपके दिल में एक भय पैदा किया जा रहा है, धर्म के बारे में, जाति के बारे में। जी। और फिर कहा जाए, धीरे से बिना कहे ये इशारा होगा कि आपके मसीहा तो ये है। तो वो जिस पार्टी के पे रोल पे हैं उसको मसीहा बताते हैं, और इनडायरेक्टली वो आपके वोट को, आपकी सोच को प्रभावित करके उन्हें जिताने का काम करते हैं। जी सर। सर ये बात तो आपने सही कही है कि नहीं है? हाँ। अच्छा, तो अब ये हो गया आईटी सेल का और सोशल मीडिया का काम। जी। अब आप मुझे बताइए, पहले देखो, आप याद करो पुराने समय में, शायद आप तो, क्योंकि आपके समय में तो सब नाटक पहले चलने लगा था, आपके पिताजी के समय को जरा याद करो आप। मतलब बातचीत में कभी आपके पिताजी ने जरूर आपको बताया होगा कि लोग बाग जो है अपने नेता को सुनने के लिए, उस समय सुविधाएं भी कम होती थी, कई कई किलोमीटर पैदल चल के आम सभा में सम्मिलित होते थे। हाँ, पैदल जाते थे, सही बात, पहले कोई साधन ही नहीं था। हाँ, नहीं, लेकिन इतना कमिटमेंट था उस नेता को सुनने का। आज जो है ये राजनीतिक पार्टियां बसें भेजती हैं, लॉरी भेजती हैं, आपको जो है पैसा देती हैं 500-500 रुपए, और में जाने की, सही बात, करेक्ट, और जो है आपके लिए लंच डिनर की व्यवस्था भी करती हैं। सही है कि नहीं है? सही बात है सर। तो ये आम सभाएं लोग नेता को सुनने में आ रहे हैं, या ये पेड आम सभाएं होंगी जिसमें आपको पूरा खर्चा पानी मिल रहा है? ये सही है कि नहीं है? सही बात है सर। मैंने देखा अधिकतर मेरे लोग जाते हैं यहाँ से, गांव से कुछ लोग, तो वो बोलते तू चल, मैंने कि मैं जाना ही नहीं, मेरे को रैली वगैरह, मेरे को इस चीज़ से इंटरेस्ट नहीं, मेरे को जहाँ सही लगता वहाँ जाता हूँ मैं। क्योंकि जिस अभी जो इन लोगों ने रैली निकाली थी राष्ट्रीय ध्वज अपने तिरंगा की, ये तो मेरी नज़र में सर बहुत ही वो हुआ, क्योंकि इनने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करा। वो कैसे? अब सर लोग बाग बोलते हैं कि जब हमने देखा था तो स्कूल टाइम जाते थे तो सुबह टाइम राष्ट्रीय ध्वज होता था तो शाम को उतर जाता था। अभी कहीं जगह लातों में पड़ा, कहीं वहाँ पे। देखो, आप सही कह रहे हैं कि ये श्रद्धा आना चाहिए, और एक बड़ा अच्छा अभियान है ये। पहले जो है एक फ्लैग कोड के माध्यम से आम आदमी फ्लैग भी नहीं लगा सकता था। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका वो कहना भी सही है कि हम जब फ्लैग लगाते हैं तो हम ये ध्यान रखें
कि उस फ्लैग को हम सुरक्षित रखें, उस फ्लैग को